हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? वेलकम टू माय चैनल एक्सेलरेट फिजिक्स बाय हारिस सर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर सेम मैग्नीट्यूड वाइज। याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बॉडी चाहे कैसे भी मोशन क्यों ना करे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, किसी कर्व में मोशन करे, या किसी सर्किल में मोशन करे, या किसी भी पाथ में बॉडी अगर मूव कर रही है, तो उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड उस बॉडी की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के हमेशा बराबर होगी। ठीक है, चलिए, इससे पहले कि हम लोगों ने अपनी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी पे बढ़िया थ्योरी क्वेश्चंस देख लिए थे, कॉन्सेप्ट देख लिया था। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इसको पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरी तरीके से समझा दिया है। अगर आपने मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर मैथमेटिकल टूल्स वाले लेक्चर में, मैथमेटिकल टूल्स नाम का एक हमारा प्लेलिस्ट होगा, उसमें आप पहले डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा देता हूँ डिफरेंशिएशन को। ठीक है, बने रहिए। देखिए बेटा, ऑल तो मैंने डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूंगा। इससे पहले कि आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग एक टर्म के बारे में पहले समझेंगे, स्लोप क्या होता है भाई साहब। किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे निकाला जाता है, और स्लोप निकालने के हमारे क्या टेक्निक्स होते हैं, और एग्जैक्टली स्लोप का मतलब क्या होता है, समझते हैं। आपने अपने प्रीवियस क्लास में मैथमेटिक्स जब आप पढ़ रहे थे, या फिजिक्स में भी स्लोप का काफी यूज है, तो स्लोप ऑफ कैसे निकालते थे। बेसिकली मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ग्राफ है। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास कोई ग्राफ है, लेट इट बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में आपका कोई ग्राफ है। और ये ग्राफ मान लेते हैं, ये ग्राफ कुछ लेट इट बी ये कोई ग्राफ मान लेते हैं। और ये ग्राफ तभी बनेगा जब y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। याद रखिएगा, ये ग्राफ तभी बनेगा जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन y इज लीनियरली वेरिएबल ऑन x। जब y x पर लीनियरली वेरिएबल होगा तब इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बेटा स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है और इसका एक्स एक्सिस के बीच में बना हुआ एंगल ही इसको क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। सो व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या होता है? स्लोप इज द एंगल ऑफ, कौन सा एंगल? टैन। एंगल ऑफ टैन बिटवीन लाइन एंड एक्स एक्सिस। एक लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसका टैन, ये हमारा क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। ये आप बेसिक अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, आपने स्लोप निकालने का एक और तरीका देखा था। जैसे कि मान लीजिए, ये तो कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। मान लीजिए आपने दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, लेट इट बी ये पॉइंट आपका है, मान लेते हैं ए मान लेते हैं इसे, और इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x1 y1, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट b। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखिए, अब हमें निकालना है इनका स्लोप। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? इस पे आप एक x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसी तरह से आप y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इस पॉइंट से आप x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, इसी तरह से आप y पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। ड्रॉ कर दिया आपने। अब आप देखिए, इस x एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन ये ड्रॉ कर दीजिए। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आप ये ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ कर दिया आपने। अब देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये भी एंगल थीटा होगा? जाहिर सी बात है, एक स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा बताइए कि tan थीटा कितना होगा, तो आप बताएंगे सर tan थीटा बराबर होगा दिस लेंथ अपॉन बेस, लेंथ अपॉन बेस। अब आपको पता है ये है आपका x2 और ये है आपका x1, ये है आपका y1 और ये है आपका y2। बेटा अगर ये y2 है और ये y1 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये होगा y2 माइनस y1। बोलो होगा कि नहीं? जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा y से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा y से। अच्छा, अगर ये x2 है और ये x1 है, मतलब ये लेंथ अगर x2 है, ये लेंथ x1 है, तो ये लेंथ कितना होगा? इसे बोलेंगे x2 माइनस x1, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा x के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? डेल्टा y, और बेस कितना है? डेल्टा x।
इसे बोलते हैं चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स। इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स बोलेंगे। बोलो, आसान है। तो tan थीटा बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसी tan थीटा को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्लोप। याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्लोप। और स्लोप को हम एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोला जाता है स्मॉल m। तो स्मॉल m को भी हम स्लोप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल m बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप स्लोप का एक अच्छा सा फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा। ये स्लोप का फॉर्मूला कैसे आ गया? ये स्लोप का फॉर्मूला इस तरह से आपको निकाल लेंगे। तो स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप बराबर डेल्टा tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स इज कॉल्ड स्लोप। मतलब दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? स्लोप कहलाता है। वाई एक्सिस में जो चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में जो चेंज हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्लोप बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो आपने यहां से निकाल लिया स्लोप, और ये ग्राफ कैसा था? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ था। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ तभी होगा जब y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या हम ये कह सकते हैं y x पे लीनियरली वेरिएबल होगा, और इसकी पावर हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। तब आपका ये ग्राफ मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, ग्राफ यहां से भी स्टार्ट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो आप स्लोप एक अच्छी तरह से याद रखिए। स्लोप m बराबर tan थीटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। एक खास बात आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का बना है, अगर हम एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन और अगर हम ड्रॉ कर दें, लेट इट बी, अगर हम मान लीजिए यहाँ ड्रॉ कर दें, फिर हम यहाँ ड्रॉ कर दें, तो देखिए ये एंगल हमेशा इक्वल रहेगा। इसका मतलब थीटा क्या है? सेम है। थीटा क्या है? एकदम सेम है। थीटा कांस्टेंट है। थीटा यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट, यहाँ पे भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है, और अगर tan थीटा कांस्टेंट है तो m भी कांस्टेंट है, और m को क्या बोलते हैं? स्लोप। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर कोई ग्राफ आपको इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल रहा है, तो इस स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में याद रखिएगा स्लोप हमेशा क्या होगा? स्लोप हमेशा होगा कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट स्लोप। या इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। स्लोप कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब आपने एक बात अच्छी तरह से सीख ली कि अगर कोई हमें ग्राफ इस तरह से दिया जाएगा y वर्सेस x में, और अगर आपके सामने कोई भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ गया, तो उसका जो स्लोप निकलेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और आप ध्यान से इस बात का देखिएगा कि y वर्सेस x का जो स्लोप होगा वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। ये आप याद कर लीजिए, स्टार बना के लिख लीजिए। स्लोप ऑफ y वर्सेस x इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो y पे भी जो भी पैरामीटर होगा, y एक्सिस के अलोंग हम जो भी पैरामीटर रखेंगे, या x एक्सिस के अलोंग जो भी पैरामीटर रखेंगे, तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का रेशियो हमेशा क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। और इस केस में जो ग्राफ आपका स्ट्रेट जा रहा है, इसका स्लोप हमेशा कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। यहां तक तो बहुत ही बेसिक बात आपको समझ में आ गया। ठीक है जी। तो स्लोप हम चाहे यहां निकालें, स्लोप चाहे यहां निकालें, चाहे यहां निकालें, इधर निकालें, पूरे लाइन में कहीं भी स्लोप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, स्लोप हमेशा क्या मिलेगा आपको? कांस्टेंट स्लोप मिलेगा। मतलब y वर्सेस x का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होगा, और होगा कितना? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई। मान लीजिए अगर कोई ग्राफ ऐसा नहीं है, मान लीजिए y x पे लीनियरली वेरिएबल नहीं है, या यूं कह सकते हैं मान लीजिए y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन पावर 1 नहीं है, मतलब y x के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है। मान लीजिए y इस तरह से लिखा है कि y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, या y इज प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, या ऐसे लिखा है y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर प्लस 1। कुछ इस तरह से अगर रिलेशन आपके सामने आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि y अब x पे लीनियरली वेरिएबल नहीं है। y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन स्क्वायर ऑफ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y क्यूब ऑफ x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं होगा, इसका ग्राफ अलग हो जाएगा। अब इसका ग्राफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मान लीजिए अगर
वाई एक्स के लीनियरली वेरिएबल नहीं है, जैसे यहाँ पे तो लीनियरली वेरिएबल था तो आपने ये पूरा केस कर लिया जिसमें स्लोप आपका कांस्टेंट निकला है। मान लीजिए अगर वाई एक्स के लीनियरली वेरिएबल नहीं है, वाई एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वाई एक्स क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से है, उस केस में स्लोप क्या निकलेगा देखते हैं। अब मान लीजिए अगर वाई कोई ग्राफ आपको इस तरह से मिल जाए, मान लेते हैं कोई ग्राफ आपको ये मिल गया। अब ये ग्राफ कैसा ग्राफ है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं है, इससे पहले वाला ग्राफ यूनिफॉर्म ग्राफ था, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। अब इसमें स्लोप कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो बेटा, अब यहां पे y x के लीनियरली वेरिएबल नहीं है, ठीक है, y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन y x के लीनियरली वेरिएबल नहीं है। अब इस केस में क्या करेंगे? अब इस केस में जो स्लोप निकालते हैं ना, किसी भी पॉइंट पर जब आप स्लोप निकालेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने इस पॉइंट पर स्लोप निकाला तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। बोलो, मान लो एंगल हो गया θ1। मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। एक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। मान लेते हैं ये टेंजेंट रिलेटेड भी आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये एंगल कितना हो गया? θ2। मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है तो चलिए ये ड्रॉ कर दिया, ये हो गया θ3। तो आप देखिए किसी भी पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको एंगल डिफरेंट डिफरेंट एंगल मिल रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है ना, इसी को तो बोलते हैं स्लोप। इसका मतलब अगर y x के लीनियरली वेरिएबल नहीं है और कोई ग्राफ आपको इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिल रहा है तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो सकता है, या तो y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा या x y स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ मिलेगा। तब इस केस में आपका इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिलेगा और यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट आपको क्या देगा? स्लोप देगा। कैसे देगा? स्लोप। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, अगर इस पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचो या 0.2 या 0.3 अगर इसको मान लो तो देखो हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट है और जो आपका स्लोप बन रहा है वो अलग अलग आ रहा है। हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग है। लेकिन इससे पहले वाले ग्राफ में हमने देखा था कि हर एक पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट था, लेकिन अब इसमें स्लोप हमारा कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, ग्राफ कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का स्लोप पहली बात तो कांस्टेंट नहीं है। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। स्लोप इज वेरिएबल। स्लोप कैसा है? वेरिएबल स्लोप है। अब क्योंकि लगातार एंगल बढ़ रहा है, देखो आप देखो θ1 इज लेस देन θ2 θ3, सबसे ज्यादा एंगल इसका है, उससे कम इसका, इसका मतलब एंगल लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अगर एंगल लगातार अगर बढ़ता जाएगा, अगर थीटा इंक्रीज होता जाएगा तो थीटा के इंक्रीज होने से tan थीटा भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और tan थीटा अगर इंक्रीज होगा तो tan थीटा को क्या बोलते हैं? स्लोप। तो स्लोप कैसा होगा? इंक्रीजिंग स्लोप होगा। इंक्रीजिंग स्लोप। कैसा स्लोप होगा? इंक्रीजिंग स्लोप होगा, मतलब बढ़ता हुआ स्लोप होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। एक और तरीका है कि कैसे पता लगाए कि स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। अगर मान लीजिए ये एंगल, अगर ये जो थीटा आपने एंगल बनाया है, चाहे वो θ1 हो, θ2 हो, θ3 हो, अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम है, अगर एंगल ये 90 डिग्री से कम है, तब स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और इंक्रीजिंग होगा, याद रखिएगा। देन स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। बोलिए, आसान है? ठीक है जी, बात समझ में आ गया। स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीजिंग है सर, ठीक है। बस स्लोप निकालेंगे कैसे सर? इस पॉइंट का स्लोप अलग है, इस पॉइंट का स्लोप अलग है, इस पॉइंट का स्लोप अलग है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। अब समझते हैं कि हमें स्लोप कैसे निकालना है नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ का, ठीक है। चलिए फिर से हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं बढ़िया सा। मान लीजिए आपने एक ग्राफ अगेन प्लॉट किया, x वर्सेस y, और आपका ये कोई कर्व जा रहा है, कर्व जा रहा है। आप जब यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे और जब यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे
तो यहाँ पे जब टेंजेंट खींचोगे तो इसका स्लोप अलग होगा, इस पॉइंट पर जब आप खींचोगे तो उसका स्लोप ये हो जाएगा, और इस पॉइंट पे खींचोगे तो उसका स्लोप ये हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो मान लो θ1 है, और इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो θ2 है। मतलब दोनों पॉइंट पर ए और दो पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आ रहा है। अब अगर स्लोप अलग अलग आ रहा है तो हम एक काम करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब आप इसको ऐसे मिला दीजिए। देखो ए से जब हम 1 से 2 मिलाएंगे तो 1 से 2 डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, 1 से 2 का डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा सा कर्व है। कैसा है? कर्व है। अब क्या करें? अब इस ऐसी सिचुएशन में अगर हम x को बहुत ही कम कर दें, मतलब इस 1 को 2 के पास ले आए या 2 को 1 के पास ले आए, तो क्या होगा? जरा समझना, जरा समझिएगा। अगर हम 1 को 2 के पास ले जाएं या 2 को 1 के पास ले जाएं तो क्या होगा? देखिए बहुत ध्यान से। इफ अगर हम डेल्टा x को बहुत छोटा कर दें, वेरी स्मॉल, अच्छा डेल्टा x को स्मॉल करेंगे, अगर डेल्टा x को छोटा करेंगे तो साथ में डेल्टा y भी छोटा होगा, बोलिए है कि नहीं? तो डेल्टा y भी क्या होगा? वेरी स्मॉल। तो अब डेल्टा x अगर स्मॉल है और डेल्टा y वेरी स्मॉल है तो क्या हो सकता है, इस तरह देखते हैं। मान लीजिए x और y एक्सिस में मानिए हमें एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया। अब देखो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। देखो ये क्या है? ये है आपका बहुत ही छोटा सा dx को, डेल्टा x वेरी स्मॉल। और जब चेंज इन x या कोई भी पैरामीटर, अगर किसी भी पैरामीटर का चेंज अगर बहुत ही छोटा होता है, किसी भी पैरामीटर का चेंज अगर बहुत छोटा होता है तो उसको फिजिक्स में बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं? dx। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? dx, याद रखिएगा। और इसके करस्पॉन्डिंग जो y एक्सिस में चेंज आएगा उसको बोलेंगे dy, क्योंकि डेल्टा y बहुत ही छोटा है। किसी भी पैरामीटर का चेंज अगर फिजिक्स में बहुत छोटा होता है ना तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? dy से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे dx से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो गया dx, ये आपका हो गया dy। अब हम अगर यहाँ पे स्लोप बनाएंगे, स्लोप देखिए ये जो स्लोप होगा, स्लोप, अब ये स्लोप बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये छोटा सा स्लोप बन रहा है, बोलिए है कि नहीं? अब इसका जो स्लोप बनेगा, इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा dy बाय dx। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए हम इस पॉइंट पर स्लोप बनाएंगे तो dy बाय dx, इसी तरह से अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे बनाएंगे तो भी dy बाय dx, इस पॉइंट पर बनाएंगे तो भी dy बाय dx, इस पॉइंट पे बनाएंगे तो भी dy बाय dx। मतलब अब अगर हम इस चेंज इन x को बहुत ही छोटा कर दें तो चेंज इन y भी बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो हर एक पॉइंट पर जो स्लोप होगा अब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। पहले क्या हो रहा था? पहले किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप अलग अलग आ रहा था, स्लोप डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। लेकिन जब हमने चेंज को बहुत ही छोटा कर दिया, डेल्टा x को बहुत ही छोटा करके dx कर दिया, तो डेल्टा y भी छोटा होगा, dy हो जाएगा। इस केस में हर एक पॉइंट पर अब जो स्लोप निकलेगा वो dy बाय dx होगा, ठीक है? तो स्लोप बराबर होगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, लेकिन ये चेंज कैसा होगा? बहुत ही छोटा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो हम लोग एवरेज निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, है ना? एवरेज वैल्यू निकालते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर आपको मैंने अगर ध्यान हो तो बताया था, यूनिफॉर्म स्पीड की हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते थे, है ना? तो याद रखिएगा कि अगर इफ डेल्टा x वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, जिसे हम बोलते हैं लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है लेकिन 0 नहीं है, तो उस केस में ये डेल्टा x चेंज हो जाता है dx में और करस्पॉन्डिंग डेल्टा y भी चेंज हो जाता है dy में। तो पहले जो आपका स्लोप आ रहा था, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, अब आपका स्लोप क्या आने लगेगा? अब आपका स्लोप आ जाएगा डेल्टा बाय dy अपॉन dx आ जाएगा। तो स्लोप कब ऐसा होगा? तभी होगा जब डेल्टा x बहुत ही छोटा होगा, तब हमारा डेल्टा x dx में चेंज होगा और डेल्टा y dy में चेंज होगा। इस केस में ये जो एवरेज वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी को तो बोलते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वैल्यू में चेंज हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू में चेंज हो जाएगी। अब क्योंकि बात है स्पीड की बात कर रहे हैं तो हम स्पीड के टर्म्स में भी समझेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ये स्लोप dy बाय dx कब होगा? जब हमारा x में चेंज और y में चेंज बहुत ही छोटा होगा, तब हमारा ये जो एवरेज वैल्यू होती है dy अपॉन dx ये चेंज हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू में। तो ये स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? dy बाय dx हो जाएगी। अब जो ये स्लोप होगा ना, ये कांस्टेंट स्लोप है। अब ये स्लोप कैसा है? कांस्टेंट स्लोप है। अब ये स्लोप है बिल्कुल कांस्टेंट, क्योंकि देखिए यहां से यहां मिला देंगे तो अब
स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जैसे यहां से यहां मिला देंगे तो अब स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यहां से यहां मिला देंगे स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां मिला देंगे स्ट्रेट लाइन। तो देखो हर एक जगह आपकी क्या मिल रही है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन का होता है तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट, हर जगह स्लोप क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और ये कांस्टेंट स्लोप कितनी होगी, dy बाई dx होगी। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका कई नाम है, इसको अलग अलग हम लोग नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ये जो dy बाई dx आया है ये कब आएगा, जब हमारा ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ के केस में आपको स्लोप क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा dy बाई dx वाला स्लोप मिलेगा। इसे बोलते हैं चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन में चेंज, इसको बोलते हैं फंक्शन। बच्चे इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। इसे बोलते हैं वेरिएबल, याद रखिएगा। ठीक है, एक तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन with respect to change in x, change in x। हम इसको इस नाम से भी जानते हैं कि y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में y में कितना चेंज आ रहा है। हम इसको और दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y का स्लोप x के रिस्पेक्ट में कितना है, y का स्लोप x के रिस्पेक्ट में कितना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का स्लोप। हम इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y, y का फर्स्ट डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव। तो आपको समझ में आ गया इस छोटी सी चीज को कितने नामों से जाना जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन के पार्ट में आपने इसको पढ़ा होगा dy बाई dx। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में जो आपको स्लोप मिलता है वो dy बाई dx मिलता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। और ये चेंज कैसा होगा, बहुत ही छोटा चेंज होगा, बहुत ही स्मॉल चेंज होगा। तो आप ऐसा बोलिएगा चेंज इन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, या चेंज इन y, या वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड स्लोप। अब यहाँ पे जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, अब इसका स्लोप कैसा हो गया है, कांस्टेंट स्लोप हो गया है dy बाई dx वाला। पहले क्या हो रहा था, पहले अगर आप देख रहे थे तो पहले कुछ इस तरह से हो रहा था कि मान लीजिए आपका एक ग्राफ ये है। अब देखो, चाहे आप ये पॉइंट लो, चाहे ये पॉइंट लो, और चाहे ये पॉइंट लो, बहुत ध्यान से समझना। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारा एक एंगल बनेगा θ1, स्लोप हो गया। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो देखो ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये एंगल हो गया मान लो θ2। इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, देखो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये हो गया एंगल 3। अब देखो एंगल लगातार चेंज हो रहा है, θ1, θ2, θ3 एंगल लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और एंगल धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब एंगल अगर चेंज हो रहा है तो टैन चेंज हो रहा है, और अगर टैन चेंज होगा तो इसका मतलब स्लोप चेंज होगा। तो इस तरह के ग्राफ में स्लोप हमारा चेंज हो रहा था। और अगर स्लोप चेंज हो जाएगा तो हम स्लोप निकालेंगे कैसे, हमें तो कांस्टेंट स्लोप चाहिए। तो कांस्टेंट स्लोप लाने के लिए हमको करना ये पड़ा कि हमें बहुत ही छोटा सा चेंज करना पड़ा। अगर हमने मान लिया कि इस x में छोटा सा चेंज कर लें और y में छोटा सा चेंज कर लें, तो छोटे से चेंज में जो स्लोप बनेगा वो कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट स्लोप कितना होगा, dy बाई dx होगा। ठीक है, हमारा मेन मोटिव यही है, स्लोप निकालने का dy बाई dx। और यही क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन है। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए यहां तक चीजें अगर समझ में आ गई हो तो फटाफट से इसको कॉपी करिए। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। अब बात करते हैं, अब देखिए डिफरेंशिएशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। इसमें आपको ढेर सारे फॉर्मूले पते होंगे डिफरेंशिएशन के, है ना, उस सारे फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है ना, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है।
इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड कहां से आ गया भैया, हमें तो एवरेज स्पीड पता था, हमें क्या पता था, एवरेज स्पीड। और ये एवरेज स्पीड को हम किससे डिनोट करते थे, एस से डिनोट करते थे। तो मान लीजिए हमने एवरेज स्पीड को डिनोट किया है एस एवरेज, ये होता था डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी होता था कि नहीं। ये तभी यूज करते थे जब जर्नी बहुत बड़ी हो, मतलब ये डेल्टा टी बहुत बड़ा हो, और डेल्टा टी अगर बहुत छोटा कर दें, इफ अगर ये डेल्टा टी अगर बहुत ही छोटा हो जाए, वेरी स्मॉल, और डेल्टा टी की छोटा होने से डेल्टा एक्स भी छोटा, भाई अगर टाइम पीरियड छोटा हो जाएगा तो हमारा ये डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस, वो भी तो छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा टी अगर बहुत छोटा कर देंगे तो उससे डेल्टा एक्स भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। बोलो है कि नहीं। और आपको मैंने भी बताया कि अगर डेल्टा टी बहुत छोटा है तो करस्पॉन्डिंग डेल्टा एक्स अगर छोटा हो जाए तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाता है, इंस्टेंटेनियस बन जाता है। तो याद रखिएगा उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड जिसको हम डिनोट करेंगे SINST से, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, ये लगाना पड़ेगा डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तब ये आपका डेल्टा एक्स किस में चेंज हो जाएगा, dx में, और डेल्टा टी किस में चेंज हो जाएगा, dt में चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन t, टाइम के रिस्पेक्ट में x में चेंजेस कितना हो रहा है। इसका दूसरा नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आप dx अपॉन dt, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या, कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या। अगर हम डिस्टेंस x वर्सेस टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, और हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से है, मान लीजिए लाइक दिस, कुछ इस तरह से ग्राफ है, तो आपको पता है किसी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए ये दो पॉइंट के बीच में ये जो स्लोप निकलता है, स्लोप कितना होगा, dx अपॉन dt। अभी तो बताया है ना, दो पॉइंट के बीच में स्लोप क्या होगा, ये छोटा सा क्या होगा, ये से क्या बोलेंगे, dt बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, dx होगा, और dx अपॉन dt को क्या बोलते हैं, इस ग्राफ का स्लोप बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ x वर्सेस t इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो x वर्सेस t का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, dx अपॉन dt होगा कि नहीं। स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा। ये dx अपॉन dt तो यहाँ भी लिखा है, और dx अपॉन dt यहाँ भी लिखा है। अगर इसका मतलब डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनाओ, और ग्राफ कैसा है, अगर नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, तो इसका स्लोप आपको क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। इस बात का नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म, पहली बात ग्राफ क्या होना चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म है देन स्लोप ऑफ x वर्सेस t का स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा, गिव्स इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको दे देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से याद रखिए। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपने दो पॉइंट यहां बना दिए, इसी तरह से करस्पॉन्डिंग आप x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, ये छोटा सा चेंज क्या कहलाएगा, dt कहलाएगा, और करस्पॉन्डिंग ये छोटा सा चेंज क्या कहलाएगा, dx कहलाएगा। और dx अपॉन dt को क्या बोलेंगे, इस ग्राफ का स्लोप बोलेंगे, स्लोप, और इस स्लोप क्या है, dx अपॉन dt, और इस स्लोप को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्योंकि dx अपॉन dt यहाँ पे भी आ रहा है, dx अपॉन dt यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ग्राफ इज नॉन यूनिफॉर्म देन उस केस में स्लोप कैसा हो जाएगा, इस केस में स्लोप आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको स्लोप देगा, और वो स्लोप कितना होगा, dx अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, dx अपॉन dt। इसका मतलब एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम, इस टाइम के इंस्टेंट पे इस बॉडी की स्पीड क्या थी, इस टाइम की एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जो टाइम कंस्टेंट है ना बहुत ही छोटा है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में है। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम में जब किसी बॉडी की स्पीड निकाली जाती है तो उस स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड आप कब निकालेंगे, dx अपॉन dt करके निकालेंगे, मतलब x टाइम, x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में।
तो आपको पता है ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ कब बनता है, ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ तब बनता है जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या तो t के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए अगर x t स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा मिलता है, इसका ग्राफ हमें इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिलता है। कौन सा ग्राफ मिलता है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिलता है। करके देख लीजिएगा, मैं आपको बता चुका हूं। और आपसे अगर डिस्टेंस टाइम स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको निकाला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या पूछता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है तो किसी इंस्टेंट में पूछ रहा होगा भाई, किसी इंस्टेंट में तो पूछा जाता है। तो मान लीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 1 सेकंड पे कह रहा है कि फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 1 सेकंड। तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना, और फार्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का, dx/dt। हम ये फार्मूला क्यों यूज करेंगे, ये फार्मूला इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि अब x t पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लीनियरली वेरिएबल नहीं है। ठीक है, लीनियरली वेरिएबल नहीं है। अगर ये लीनियरली वेरिएबल होता तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होता, और यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड आपस में बराबर होती है, तो हमें वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर x t स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ होगा। पहली बात याद रखिएगा। अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना पड़ेगा भाई, क्योंकि ग्राफ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। ग्राफ कहीं भी अगर नॉन यूनिफॉर्म आ गया तो वहां से आपसे पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है SINST dx/dt होता है। अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना तो आता ही होगा, इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते होगे, है ना। तो मान लीजिए अगर इस तरह का कोई रिलेशन दिया गया है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपको मान लीजिए x t² - 1 दिया गया है, t² - 1 दिया गया, तो भैया x किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे, और टाइम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमें क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको डिफरेंशिएट करना आता है कि नहीं, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d/dt लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, t² - 1 लिखेंगे। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा 2t, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। तो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ गई आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई 2t। कितनी आ गई, 2t, क्योंकि आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी टाइम पे पूछा गया है, t बराबर 1 सेकंड पे पूछा गया है, तो आप लिखेंगे एट t बराबर 1 सेकंड। जब t बराबर 1 सेकंड पे लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 × 1, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हो गया एट द इंस्टेंट ऑफ 1 सेकंड के इंस्टेंट पे उस बॉडी की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। मान लीजिए आपसे कहा गया एट t बराबर 3 सेकंड पे बताइए बॉडी की स्पीड कितनी थी, एट द इंस्टेंट ऑफ 3 सेकंड, 3 सेकंड के टाइम में बॉडी की स्पीड कितनी थी, तो कुछ नहीं करेंगे, आपने अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लिया, कितना निकाल लिया, 2t, क्योंकि आपको t बराबर 3 सेकंड पे पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड देखो 6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ गई, और यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट पर बॉडी की स्पीड चेंज होगी, हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ग्राफ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है। मैंने बताया कि नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में हर एक पॉइंट पर बॉडी की स्पीड चेंज होगी, मतलब बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड चेंज होगी। इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी, इस पॉइंट पर अलग होगी। तो देखो अभी t बराबर 1 सेकंड पे कितनी निकली, 2 मीटर पर सेकंड, फिर t बराबर 3 सेकंड पे कितनी निकली, 6 मीटर पर सेकंड निकली। इसी तरह से t बराबर 5 सेकंड पे निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग आ जाएगी। तभी तो ग्राफ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, याद रखिएगा। ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, चाहे मोशन कैसा भी मोशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये इंस्टेंटेनियस इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएंगे तो हम लोग को कैसे डील करना है समझ में आ गया। तभी क्वेश्चन आएगा जब x t पे डिपेंड करेगा, x t पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा, तभी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कभी लीनियरली वेरिएबल वाला क्वेश्चन आ गया, तब क्या करें, करके देखते हैं। मान लीजिए अगर x t पे लीनियरली वेरिएबल कर रहा है, फिर भी हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं, ये तो कॉमन है, ये डिफरेंशिएशन हम कॉमन यूज कर सकते हैं, ये हम लीनियर यूनिफॉर्म मोशन में भी यूज कर सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी यूज कर सकते हैं। करके देखते हैं, चलिए बताते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपसे
आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए किसी बॉडी का जो मतलब किसी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ना, किसी पार्टिकल का जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू t प्लस 1। x अब t पे डायरेक्टली लीनियरली वेरिएबल है और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि पार्टिकल की स्पीड निकालिए t बराबर 1 सेकेंड में। कोई फर्क नहीं है, t बराबर 1 सेकेंड में निकालो, 2 सेकेंड में निकालो, 3 सेकेंड में निकालो, सब कांस्टेंट होगी। करके देखते हैं। आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। और एट t बराबर 1 सेकेंड पे निकालो, 2 सेकेंड पे निकालो और 3 सेकेंड पे निकालो। चलो फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का? फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt होता है। ये लीनियरली वेरिएबल है। कौन सा केस है? यूनिफॉर्म मोशन का केस है। क्या बाबा? ठीक है, तो देखिए हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। ये dx अपॉन dt हो गया। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, चलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा? dx अपॉन dt। तो चलो x को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? d अपॉन dt। तो ये हो जाएगा t प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करो। देखो t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 और 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। इसका मतलब कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकंड आ गई। ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। इसका मतलब चाहे t बराबर 1 सेकंड बोलो, चाहे 2 सेकंड बोलो, चाहे 3 सेकंड बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस टाइम के लीनियरली प्रोपोर्शनल है। याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू टाइम, अगर टाइम के लीनियरली प्रोपोर्शनल है तब इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। तो चाहे t बराबर 1 सेकंड में निकालो, t बराबर 2 सेकंड में निकालो, t बराबर 3 सेकंड में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर टाइम की लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं है तब इस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? आसान है, निकल गया। तो कितनी आसानी से आपने हर एक पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का ये सबसे बड़ा अच्छा एक फायदा है कि हम किसी भी पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। इसी तरह में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। अब हम लोग और देखते हैं कि और किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। हालांकि क्वेश्चंस की सीरीज तो बिल्कुल अलग होगी, हम ढेर सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी बस आप जो बेसिक चीज है वो आप जरूर से ध्यान रखिएगा। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ में ही हम क्या करेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड को इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे एवरेज स्पीड को भी इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का डिस्कशन करते हैं, बने रहिए। चलो अब हम लोग एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं बेटे, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके पास डिस्टेंस वर्सेस टाइम का कोई ग्राफ अगर आपसे दिया गया है, लेट इट बी सपोज दैट, मान लीजिए ये ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ दे दिया गया, कोई ऐसा ग्राफ दे दिया गया। अब एक बात बताइए, ये ग्राफ कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, मतलब इस पे स्पीड कैसी होगी? वेरिएबल होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए इसमें पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड में निकालने को बोलूं तो आप हर एक पॉइंट पर आराम से निकाल सकते हो। चलो मैंने 3 पॉइंट ले लिया है, एक पॉइंट ये ले लिया है, एक पॉइंट ये ले लिया है और इसको थोड़ा सा और कर्व कर लेते हैं और एक पॉइंट हमने ये ले लिया है। तो 1 2 3 3 पॉइंट्स हमने ले लिए। और मैं आपसे इसमें ये कहना चाहता हूं कि बेटा एक बात बताइए, इसमें 1 2 3 पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए। तो पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालेंगे समझते हैं। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, बेटा देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ इस तरह से है और आपसे कह रहा है कि पॉइंट 1 पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए। कैसे निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड? आपको पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब तो क्या होता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का स्लोप है ना। इसका मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ किसका है? x वर्सेस t का ग्राफ है। तो x वर्सेस t का जो भी ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। अब हम स्लोप कैसे निकालेंगे? तो चलिए हम निकालते हैं एट पॉइंट 1
इस वन पॉइंट पर अगर हम स्लोप निकालें तो स्लोप हम ये ड्रॉ करेंगे, ये तो स्लोप होगा। अब इसका जो भी एंगल होगा, मान लीजिए एंगल है θ1, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसका स्लोप निकाल लो, तो मैं तुमसे बोलूंगा स्लोप कितना आएगा, तुम बताओगे सर स्लोप आएगा tan θ1 आएगा, ये इसका स्लोप होगा। और तुम यहाँ से देख रहे हो कि θ1 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। यहाँ पे θ1 क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। और स्लोप अगर 90 डिग्री से छोटा होता है तो स्लोप कैसा होता है मेरे बच्चे, पॉजिटिव होता है। याद रखना, तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। ठीक है भाई, इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। और आपको स्लोप क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड देता है। तो आप इस पॉइंट पर आराम से इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लोगे। इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पॉइंट पर आराम से निकाल लेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। अब आपको कोई ना कोई रिलेशन दिया जाएगा, जैसे आपसे कहा गया कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ये कोई रिलेशन है, मतलब डिस्टेंस टाइम पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है, और ये इसका ग्राफ है। अब आपसे कहा जाए भाई इस पॉइंट 1 पे, इस पॉइंट 2 पर, इस पॉइंट 3 पर इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए फटाफट से। तो आप इस 1 पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे पता होगा टाइम कितना है। यहाँ पे आपको मान लीजिए कुछ टाइम t1 दिया है, यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है t2, और यहाँ पे टाइम आपको दिया गया है t3 दिया गया है। तो t1 टाइम पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे, इसको डिफरेंशिएशन करोगे और इस t की जगह पे t1 लिख दोगे, t1 की कोई वैल्यू होगी, t1 लिखोगे तो आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल लोगे। इसी तरह से आप t3 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे, डिफरेंशिएशन करोगे और t3 की कोई वैल्यू दी जाएगी, t3 उठा के पुट कर देना तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाएगा। मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरा मेन टारगेट है कि अभी आपने एट पॉइंट 1 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली, वो कैसी आ रही थी, पॉजिटिव आ रही थी, क्योंकि वो 90 डिग्री से छोटा था। स्लोप क्या था, 90, मतलब एंगल 90 डिग्री से छोटा था। अगर मैं बोलूंगा, बताइए एट पॉइंट 2, अगर पॉइंट 2 को मैं देखूं तो इस पॉइंट 2 पर हमारी इंस्टेंटेनियस स्लोप क्या होगी, तो 2 पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, यही क्या है, स्लोप है भाई, इसको तो बोलते हैं स्लोप। और आप देख रहे हैं ये स्लोप आपस में क्या है, पहला मतलब ये लाइन और ये लाइन, मतलब ये और टी एक्सिस पे जो टाइम है ये आपस में क्या है, पैरेलल है। और अगर आपस में पैरेलल है तो एंगल कितना बनेगा इनके बीच में, 0 डिग्री। तो अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब स्लोप क्या होता है भाई, स्लोप बराबर हम जानते हैं होता है tan ऑफ थीटा, और यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री, और tan 0 कितना होता है, 0। इसका मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। और स्लोप अगर 0 हो गया तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एट पॉइंट 2 पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर पता है क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। तो dx अपॉन dt बराबर आ जाएगा 0, कहां पे आ जाएगा, एट पॉइंट 2 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। स्लोप कब 0 होता है, स्लोप तब 0 होता है जब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, पैरेलल होता है, तब उस केस में स्लोप 0 हो जाता है। देखो भाई ये बताओ, ये लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा कि नहीं। जब 0 होगा तो थीटा बराबर 0 और स्लोप बराबर होता है tan ऑफ थीटा। थीटा बराबर 0 कर दोगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब स्लोप 0 होने का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो गई। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 हो गई तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और dx अपॉन dt 0 होने का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि यहाँ पे dx अपॉन dt 0 हो गया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करेंगे, परेशान मत होइए। इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई कि इस पॉइंट पर जो हमें dx अपॉन dt जो मिलेगा, dx अपॉन dt जो मिलेगा वो हमें कैसा मिलेगा, 0 होगा। लेकिन इस पॉइंट पर dx अपॉन dt 0 नहीं होगा। इस पॉइंट पर dx अपॉन dt ये कभी 0 नहीं होगा, यहाँ पे कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे dx अपॉन dt 0 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप आपको पता ही है 90 डिग्री से छोटा है, तो यहाँ पे स्लोप कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पॉइंट 3 पर। तो इस पॉइंट 3 पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ कर दिया, तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, टेंजेंट जब आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये एंगल क्या बन रहा है, θ3 बन रहा है। अब देखिए एट पॉइंट 3 पे देखिए, एट पॉइंट 3 पे देखिए ये जो आपका एंगल है θ3, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है, क्या ये 90 डिग्री से बड़ा है। और अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है तो ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है।
इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर थीटा 3 मतलब ये अगर ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा तो इस केस में स्लोप कैसा होगा, इस केस में स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा। क्यों स्लोप नेगेटिव होगा समझ में आ गया ना, मैं बताता हूँ। अगर मान लो थीटा 90 डिग्री से छोटा है तो tan थीटा 90 डिग्री से छोटा अगर है इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, इस वजह से स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, और थीटा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, इस वजह से स्लोप क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बोलो है कि नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कब पॉजिटिव होगी, कब जीरो होगी और कब नेगेटिव होगी, आपको बात समझ में आ गया। तो याद रखिएगा, जब थीटा 90 डिग्री से छोटा होगा तब स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर स्लोप पॉजिटिव होता है तो स्लोप हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड हमारा पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो थीटा बराबर 0 डिग्री के केस में क्या होगा, स्लोप उस केस में tan थीटा के बराबर होगा। थीटा बराबर 0 करेंगे तो स्लोप 0 हो जाएगा, और स्लोप 0 हो गया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इस पॉइंट 2 पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा, 0। अगर ये 0 हो गया तो dx/dt 0 हो जाएगा। और पॉइंट 3 भी बात करें तो यहाँ पे थीटा 3 90 डिग्री से बड़ा है और स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, और स्लोप नेगेटिव हो गया तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। मान लीजिए कोई ग्राफ आपका इस तरह से है, कोई भी ग्राफ है, मान लीजिए आपका लाइक y वर्सेस x में कोई भी ग्राफ आपका ये है लाइक दिस, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में आप क्या कहते हैं, इस ग्राफ में आप देखिए y तो चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है, y चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं हम। अगर मान लीजिए कोई ग्राफ ये है और कोई ग्राफ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में डिफरेंस ये है कि इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में x तो चेंज हो रहा है लेकिन y चेंज नहीं हो रहा है। y कहाँ चेंज हो रहा है, y तो बिल्कुल कांस्टेंट है ना। y का चेंज मतलब बॉडी अगर ऐसे जाती y एक्सिस में तभी तो चेंज होती, कहाँ चेंज हो रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसी, ये तो x में ही भाग रहा है। इसका मतलब इसमें डेल्टा y कितना है, 0। और अगर डेल्टा y 0 है बट यहाँ पे डेल्टा x 0 नहीं है, डेल्टा x 0 नहीं है, और आपको पता है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप बराबर होता है d डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। भाई क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता है। बोलो, जब यहाँ पे डेल्टा y बराबर 0 है तो 0 अपॉन डेल्टा x रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब स्लोप क्या होगा, 0 होगा। देखो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। वही तो मैंने बताया, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। देखो इसका स्लोप क्या है, 0, स्लोप 0 आ गया, और स्लोप हमें क्या देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड 0 आ गई। बात समझ में आ गई। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, इसमें आपको समझ में आ रहा है कि जो डेल्टा y है वो 0 नहीं है, भाई उसका वो चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है लेकिन x चेंज नहीं हो रहा है। डेल्टा x इज 0, डेल्टा x में चेंज कितना है, 0। भाई डेल्टा x तो कांस्टेंट है, और डेल्टा x अगर कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। भाई मान लीजिए कि एक बॉडी है, ये मान लीजिए ऐसे चल रही है, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे इसकी फाइनल स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड थी, तो स्पीड में चेंज कितना हुआ, भाई 2 - 2 कितना कर दो, 0 हो गया। इसका मतलब इसकी स्पीड में चेंज कितना हुआ, 0। अगर कोई वैल्यू बिल्कुल कांस्टेंट होती है तो उसमें चेंज कितना आता है, 0। वही मैं कह रहा हूं, अगर ये x कांस्टेंट है तो डेल्टा x कितना होगा, 0। अगर x कांस्टेंट है उसमें चेंज कितना होगा, 0। तो अगर डेल्टा y 0 नहीं है और डेल्टा x 0 है तो स्लोप बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। और डेल्टा y आपका 0 नहीं है लेकिन डेल्टा x आपका 0 है, तो यहां से आपको स्लोप क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा। स्लोप क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो अगर कोई ग्राफ x एक्सिस के परपेंडिकुलर और स्ट्रेट बन रहा है उसका स्लोप आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट स्लोप मिलेगा। तो ये चार चीजें याद रखिएगा, स्लोप कब आपको इनफाइनाइट मिलेगा, स्लोप आपको कब पॉजिटिव मिलेगा, स्लोप आपको कब 0 मिलेगा, और स्लोप कब आपको नेगेटिव मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में ये काफी यूज होने वाला है। क्लियर, चीजें समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, थोड़ा सा और करते हैं डिस्कशन। ये तो हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीज, समझ में आ गई होगी आपको।
और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज अभी हम लोग करेंगे जब हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे तब हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी का डिस्कस करने वाले हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं, मतलब हमें कैसे पता चलता है कि x की किस वैल्यू पे कोई भी ग्राफ हमारा कब मैक्सिमम हो गया कब मिनिमम हो गया, ठीक है। तो इसी का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, बने रहिए। मान लीजिए आपका कोई भी ग्राफ है y वर्सेस x में, कोई भी ग्राफ आपसे बोल दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, कोई भी इक्वेशन दे दिया गया है y x में दे दिया गया, और इसका आपको ग्राफ दे दिया गया, भाई ग्राफ आपने ये ग्राफ दे दिया गया है x वर्सेस y में। मान लीजिए कुछ इस तरह से ग्राफ आ रहा है, लाइक दिस, कोई ऐसा ग्राफ जा रहा है, आपसे ये कह रहा है कि x की किस वैल्यू पे, याद रखिएगा, at which value of x the graph is maxima and minima। हमें पता करना है कि अब कोई ग्राफ है तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू, मतलब आपको पता है ना, यहाँ पे ग्राफ हमारा मैक्सिमम हो गया, यहाँ पे ग्राफ हमारा मिनिमम हो गया, तो उसको बोलते हैं मैक्सिमा, इसको बोलते हैं मिनिमा। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, और इसे क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। इतनी बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बात समझ में आ गई, इसको बोलेंगे मैक्सिमा और इसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे क्या बोलेंगे, मिनिमा बोलेंगे। तो अपने को यही तो पता करना है कि x की किस वैल्यू पे, मान लो x की वैल्यू है x1 और ये है x2, तो x1 पे ग्राफ मैक्सिमा होगा और x2 पे ग्राफ मिनिमा होगा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, अगर हमारे पास कुछ इक्वेशन दिया गया है तो बहुत आसान है। देखो, तुम एक बात समझ रहे हो कि इस पॉइंट पर अगर हम स्लोप बनाए तो स्लोप कैसा होगा, टेंजेंट। इस पॉइंट पर स्लोप कैसा होगा, टेंजेंट, जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। और आपको मैंने अभी बताया है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो यहाँ पे स्लोप कितना मिलता है, यहाँ पे स्लोप dy बाई dx कितना होता है, 0 हो जाता है, अभी मैंने बताया था। इसी तरह से अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, dy बाई dx बराबर 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, अगर एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप कितना होगा, dy बाई dx बराबर 0। इतनी बात तो समझ में आती है। इसका मतलब चाहे मैक्सिमा पॉइंट हो चाहे मिनिमा पॉइंट हो, dy बाई dx 0 होगा। तो लिखना कि dy बाई dx ये हमेशा 0 होगा, चाहे मैक्सिमा निकालना हो और चाहे क्या निकालना हो, मिनिमा निकालना हो, चाहे ग्राफ का मिनिमा निकालना हो चाहे मैक्सिमम निकालना हो, dy बाई dx को हमें 0 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। जब हम यहाँ पे स्लोप बनाएंगे तो ये दोनों स्लोप हमें कैसे मिलेगा, dy बाई dx 0 मिलेगा। अभी हमने इससे पहले आपको बताया भी है। तो किसी भी ग्राफ का मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए आपको dy बाई dx करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। हम dy बाई dx कर दें तो हम अपनी सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है बच्चे। तो अब एक काम करते हैं, अब हमें निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 आप क्या करो, फंक्शन को dy बाई dx निकालो, फाइंड dy बाई dx, फाइंड, आप सबसे पहले क्या निकालो, dy बाई dx फाइंड आउट करो, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना, स्टेप नंबर 2 में dy बाई dx को 0 के बराबर कर देना। भाई स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में इसको क्या करोगे, 0 के बराबर करोगे, तो हम इसको 0 के बराबर कर देंगे। चलो पहले 2 स्टेप हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है कि dy बाई dx निकालिए, तो वो लिखा है y, वो लिखा है x, और dy बाई dx कैसे निकालते हैं, dy बाई dx कैसे निकालेंगे, d अपॉन dx, y फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दिया गया है, अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। अब जो भी फंक्शन लिखा होता है उसका वेरिएबल वही लिखा होना चाहिए, तभी आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है y इज इक्वल टू x और आपसे कहा जाए कि dy बाई dm निकालो, तो जब आप dy बाई dm निकालोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है ना, अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो m के लिए क्या है, ऐसा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x, और x को डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा 1, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। मुझे उम्मीद है कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। तो ये हो गया 2x प्लस 1 हो गया, इसका मतलब dy बाई dx निकाल लिया आपने 2x प्लस 1। स्टेप नंबर 2 है कि dy बाई dx को 0 के बराबर कर दो।
तो अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। जैसे ही 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू -1/2 पे, मतलब ये सिर्फ समझने के लिए है कि x की वैल्यू -1/2 पे फंक्शन आपका क्या होगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ठीक है, तो x बराबर देखिए dy/dx आपने कर दिया, x की वैल्यू डायरेक्ट आपने निकाल ली -1/2 पे, मतलब ये जो आपने इक्वेशन बनाया है उसका ये ग्राफ नहीं हो सकता, उसका ये ग्राफ नहीं है, उसका कुछ और ग्राफ होगा, है कि नहीं। तो बहरहाल समझने के लिए आप इस बात को समझिएगा कि x की वैल्यू निकल आई -1/2 निकल आई, तो मतलब x बराबर -1/2 पे ग्राफ कैसा है, मैक्सिमा या मिनिमा। तो उसको पता लगाने के लिए आपको ये तो बात समझ में आ गई कि x बराबर -1/2 पे ग्राफ या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। ये तो क्लियर हो गया कि x बराबर -1/2 पे ग्राफ या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, इसके लिए क्या पता करेंगे, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा d2y/dx2, मतलब हमको करना पड़ेगा डबल डिफरेंशिएशन, दूसरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। एक बार आपने डिफरेंशिएशन किया, ये आ गया था, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करिए, अगेन आप इसको डिफरेंशिएट करिए। जब आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिली तो वो होगा मिनिमा, वो क्या होगा, मिनिमा होगा। और अगर आपको नेगेटिव वैल्यू मिली तो वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। चलो करके देखते हैं। तो आपने अभी देखा, आपने dy/dx किया, तो dy/dx आपको कितना मिला, dy/dx आपको कितना मिल रहा था, 2x + 1 मिला, देखो 2x + 1 मिला ना dy/dx। अब मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसको पता लगाने के लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव, इसको हम y' से भी, इसको हम y' से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। और y" का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव, मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करिए। तो जब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y/dx2, फिर से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2x + 1 कर दीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 का 0 हो जाता है। इसका मतलब जब आपने डबल डिफरेंशिएट किया तो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिली थी, और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब ग्राफ कैसा है, मिनिमा है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर -1/2 पे ग्राफ कैसा है, मिनिमा का ग्राफ बन रहा है। ठीक है जी, तो x बराबर -1/2 पे ग्राफ कैसा बनेगा, मिनिमा का बनेगा। तो उस समय y की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये तो पता चल गया कि ग्राफ बनेगा मिनिमा x बराबर -1/2 पे। तो मान लीजिए x बराबर -1/2 कोई वैल्यू, वहां पे ग्राफ मिनिमा हो गया, तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी होगी। तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो जब इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें करस्पॉन्डिंग y मिल जाएगा। तो देखो y बराबर x बराबर कितना है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर कर लेना, प्लस -1/2 कर देना, -1 कर देना, तो ये हो जाएगा 1/4 -1/2 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -3/2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 4 1 6 -5/4, तो y बराबर -5/4 पे ग्राफ आपका मिनिमा होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो y की वैल्यू भी पता चल गई और x की वैल्यू पता चल गई, तो मतलब x बराबर इतने और y बराबर इतने पे ग्राफ कैसा होगा, मिनिमा का ग्राफ होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। हालांकि इस ग्राफ, ये जो इक्वेशन आपको दिया गया इसका ग्राफ ये नहीं है, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली कोई ग्राफ बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है, हम इसका मैक्सिमम और मिनिमा की कोशिश करेंगे, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में काफी काम आएगा। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए आपका पहला काम क्या है, dy/dx निकालो, डिफरेंशिएट कर दो y को x के रिस्पेक्ट में, फिर dy/dx को 0 कर दो, फिर x की कोई वैल्यू आ जाएगी, मतलब x की इस वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा, ग्राफ या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। तो आप देख लेना कि ग्राफ कब मैक्सिमा कब मिनिमा होगा, तो आप इसको डबल डिफरेंशिएट करो, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो, इस वाले इक्वेशन को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो जैसे मैंने वहां पे किया। अगर पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा होगा, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा होगा। तो मान लो मैंने जब वहां पे किया तो वहां पे कितना आ गया, प्लस आ गया, तो ग्राफ कैसा था हमारा, मिनिमा ग्राफ था। तो मुझे पता चल गया कि x बराबर -1/2 पे हमारा ग्राफ कैसा होगा, मिनिमा का ग्राफ होगा। तो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू पूछा जाएगा, तो x की इस वैल्यू को इस इनिशियल इक्वेशन में उठा के पुट कर देना, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू -5/4 मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों को निकाला जाता है। एक अच्छी क्वेश्चन लेकर आएंगे और मैक्सिमा और मिनिमा वाली कंडीशन हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर आगे की तरफ। अब देखिए एवरेज स्पीड
या इंस्टेंटेनियस स्पीड या एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ पे, या नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब उस केस में आपको कैसे फाइंड आउट करने को क्वेश्चन आएगा। जैसे आपसे कह दिया गया कि मान लीजिए x इज इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, आपको एक रिलेशन दे दिया गया, मतलब डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड है, लीनियरली वेरिएबल नहीं है, ये नॉन लीनियरली वेरिएबल है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मिलेगा। आपसे कहा जा रहा है कि पहला फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम t1 बराबर 2 सेकेंड से टू t2 बराबर 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। और दूसरा आपसे क्या दिया गया है, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए एट t बराबर 2 सेकेंड पे, इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। देखिए कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको फॉर्मूला तो पता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड बराबर होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही तो होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है भाई, डेल्टा एक्स बराबर होता है फाइनल डिस्टेंस अपॉन इनिशियल डिस्टेंस अपॉन टाइम डेल्टा टी, मतलब टोटल टाइम ही तो होता है, ये टोटल टाइम है कि नहीं। एक्स एफ क्या है, फाइनल डिस्टेंस, तो बताइए ये फाइनल कब होगा, जब t बराबर क्या होगा 4 सेकंड पे ये फाइनल डिस्टेंस निकल जाएगा, और इनिशियल कब निकलेगा, t बराबर 2 सेकंड पे निकलेगा। तो हम ये निकाल सकते हैं डिस्टेंस 4 सेकंड पे माइनस डिस्टेंस 2 सेकंड पे अपॉन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम मतलब होता है 4 प्लस 2, क्या टोटल टाइम ऐसे निकालेंगे, नहीं, आपसे कहना है कि 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में निकालना है। तो 4 सेकंड से 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, मतलब 2 से 4 के बीच में कितना सेकंड होता है, 2 सेकंड, तो ये हो गया 2 सेकंड। अब देखिए आप पहले निकाल लीजिए t बराबर 4 पे इसका डिस्टेंस कितना था, तो पहले हम निकालते हैं t बराबर 4 सेकंड पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो t की वैल्यू आप 4 रखो तो आ जाएगा x बराबर 4 की पावर 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, जाएगा 4 पावर 3 हो गया 64 हो गया ना, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 64 प्लस 74 और 6 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये हो गया 81 मीटर, कितना हो गया 81 मीटर हो गया, मतलब t बराबर 4 सेकंड पे कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था इसने, 81 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था। अब देखना चाहते हैं हम t बराबर 2 सेकंड पे इसने, मतलब जब t बराबर 2 सेकंड था तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, x बराबर, अब यहाँ पे t की जगह पे 2 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 टू 4 टू 6 प्लस 4, अच्छा ये माइनस है क्या, अच्छा ये माइनस है क्या, तो ये माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा ना, अच्छा ये माइनस, इसको माइनस करना पड़ेगा, चलिए इसको माइनस करिए, ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 16 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 64 में से 16 माइनस करिए, 64 में आप माइनस करिए 15 माइनस करिए 15, तो ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 करिए देख लीजिएगा 49 आ जाएगा, ठीक है। मीटर में ले लेगा, मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट किसमें होगी, एम कैस यूनिट मीटर में होगी। इसी तरह से t बराबर 2 सेकंड में रखेंगे तो उठा के रखिए 2 टू 4 4 टू 6 माइनस 4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3, इट कम्स आउट टू बी 3 मीटर, मतलब ये हो गया 49 मीटर, ये हो गया 3 मीटर। तो भाई x बराबर 4 पे इसका कितना डिस्टेंस कवर किया था इसने, 49 मीटर डिस्टेंस कवर किया था, और t बराबर 2 सेकंड पे उसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, डिवाइडेड बाय 2, 49 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा 47 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 23.5 मीटर पर सेकंड इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल इन दिस जर्नी। इस जर्नी में पार्टिकल की एवरेज स्पीड इतनी थी, बोलिए ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह से आपको निकालना है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे निकलती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना आसान है, कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, s इंस्टेंटेनियस बराबर होता है dx अपॉन dt। बोलिए ये एवरेज स्पीड निकालने का तरीका, इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं।
इंस्टेंटेनियस क्या करेंगे, इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये d/dt कर दीजिए और x बराबर आपका क्या है t⁻³ माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो आ जाएगा 3t² माइनस 2t प्लस 0 हो जाएगा, तो ये आपका निकल गया 3t² माइनस 2t, ये निकल गया आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब क्योंकि हमें निकालना है t बराबर 2 सेकेंड पे, तो बस एट t बराबर 2 सेकेंड करिए, तो t बराबर 2 सेकेंड पे कितना होगा 3t² माइनस 2 इंटू 2 2 4 और 4 3 12 माइनस 4 कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t बराबर 2 सेकेंड पे कितनी आ रही है 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है, और इसकी एवरेज स्पीड 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में कितनी है 23.5 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड है। तो इस तरह से देखो, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए तो आपसे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर पूछा जाए या एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी जाए तो हम इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, होप सो की बात समझ में आ गई। देखिए अभी मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, क्योंकि आज हमारा लेक्चर इंस्टेंटेनियस स्पीड पे था और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे था, तो आपने एक बेहतर चीज़ ये देखी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेहतर इसका जो यूज़ होता है वो इसका यूज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ज़्यादा इंस्टेंटेनियस स्पीड का यूज़ है। हालांकि आपको पता है अगर किसी पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इसकी एवरेज स्पीड और इसकी कांस्टेंट स्पीड सब बराबर हो जाती है, तो निकालने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन अगर ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब स्पीड अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो अलग अलग होगी, और जो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, चाहे जैसा मोशन हो। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे की तरफ देखेंगे कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाएंगे, है ना। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ एवरेज वेलोसिटी पे भी न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे। एक तो वो फॉर्मेट था जो आपने पढ़ लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, वो तो मैंने आपको बता दिया था। अब दूसरे फॉर्मेट पे हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। होप सो कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। अगर डिफरेंशिएशन आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो अभी हम ग्राफ पे अभी हम बिल्कुल नहीं आए हैं। ग्राफ का थोड़ा बहुत तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है, लेकिन ग्राफ का सेक्शन बिल्कुल अलग होगा, उसको हम बिल्कुल अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिफरेंट टाइप के ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग करेंगे, और ग्राफ के भी क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त। तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।